हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चे आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर्स। ये सारे टॉपिक्स बच्चे आज हम स्टडी करेंगे। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर से। तो बच्चे अगर हम बात करें स्फेरिकल कैपेसिटर की, तो स्फेरिकल कैपेसिटर में बच्चे आपका एक होलो कंडक्टिंग स्फेयर ए है और एक बच्चा आपका होलो कंडक्टिंग स्फेयर बी है। ये स्फेयर ए है और ये स्फेयर बी है। इसका रेडियस आर ए है और इसका रेडियस, अगर मैं बात करूँ बच्चे, ये पूरा जो है वो आपका आर बी है। ठीक है, मान लीजिए आपका दो होलो स्फेरिकल कंडक्टर हैं, एक है बच्चे ए, एक है आपका बी। अगर बात करें इस वाले स्फेयर की, जो बच्चे आपका इनर स्फेयर है उसका रेडियस आर है और जो आपका आउटर स्फेयर है उसका रेडियस मान लीजिए आर बी है। बच्चे मान लीजिए मैंने जो आउटर स्फेयर है उसको मैंने अर्थ कर दिया और जो इनर स्फेयर है मान लीजिए उसको मैंने चार्ज किया और मैंने उसको चार्ज दिया क्यू। कितना चार्ज किया बच्चे? क्यू चार्ज दिया। और ड्यू टू इंडक्शन जो बच्चा आउटर चार्ज होगा उसके बच्चे इनर सरफेस पे माइनस चार्ज क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा और बाहर सरफेस बच्चा आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। बट बच्चे मैंने इसको कर रखा है अर्थ, तो अर्थ करने की वजह से क्या होगा? अर्थिंग करने की वजह से क्या होगा बच्चे? जो इसका पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चा आपका वो अर्थ हो जाएगा, वो लीक हो जाएगा और बच्चे यहाँ बच्चे आपका जो इनर सरफेस होगी वो बच्चे आपकी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। अब बच्चे बात करते हैं कि यहाँ पे हम अगर इसकी कैपेसिटी निकालना चाहें तो वो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, अगर हम बात करें स्फेयर ए की, तो स्फेयर ए के जो अंदर की जो स्पेस है वहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चे जीरो होगी, क्योंकि हमने बात की थी बच्चे इससे पिछले जो लेक्चर था बच्चे उसमें मैं देखा था कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट में देखा था कोई भी होलो स्फेयर होता है जब उसको चार्ज करते हैं तो उसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आके क्या होती है? ज़ीरो हो जाती है। और बच्चे एक कंडक्टिंग स्फेयर ये है, एक कंडक्टिंग स्फेयर ये है और इसकी अगर बात करें तो इसकी और इसके जो इसकी और इसकी बात करें तो इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोल दिया बच्चे क्या है? आपकी ई है। अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बच्चे? आपकी ई है। और इसके जो इनर सरफेस है, जो इनर सरफेस कह रहा हूँ मैं, इनर स्फेयर जो है, इनर स्फेयर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बच्चा? आपकी ज़ीरो है। और अगर बात करूँ ये स्फेयर बी है, स्फेयर बी के बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी बच्चा? आपकी ज़ीरो होगी। तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेयर ए वो आपकी ज़ीरो होगी और आउटसाइड द स्फेयर बी भी क्या होगी बच्चा? आपकी ज़ीरो होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेयर ए एंड आउटसाइड स्फेयर बी वो दोनों क्या होगी बच्चा? आपकी ज़ीरो होगी। ये उसी तरह से बात कर रहा है बच्चे जिस तरह से बच्चे आपकी दो पैरेलल प्लेट्स की हमने बात की थी। बच्चे उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आपकी पोजेस करती है और उसके बाहर की जो स्पेस है, जो चाहे लेफ्ट की तरफ हो या राइट की तरफ हो, दोनों तरफ बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चा? आपकी ज़ीरो होती है। सेम बच्चे यहाँ पे हो रहा है। ठीक है बच्चे, अब निकालते हैं इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगा। ठीक है बच्चे, अगर हम बात करें स्फेयर ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगा? देखो बच्चे, अगर हम बात करें इस स्फेयर की, इस स्फेयर की जो रेडियस है वो है बच्चे आर है। तो हम जानते हैं स्फेरिकल जो सरफेस होती है उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? वो होता है बच्चा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर है। बट होगा क्या? इस वाले स्फेयर की वजह से जो नेगेटिव है उसकी वजह से इसका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम माइनस कर देंगे इस वाले स्फेयर का जो पोटेंशियल है वो, जो कि होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर बी। ये होगा, ये तो हो गया बच्चा आपका पोटेंशियल ऑफ स्फेयर ए। अगर बात करूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्फेयर बी, वो क्या होगा बच्चा? आपका ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि इसको मैंने क्या कर रखा है? अर्थ कर रखा है। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा? बी का ज़ीरो होगा। इसीलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन टू स्फेयर वो क्या होगा? वी ए माइनस वी बी होगा। ठीक है अच्छे, और वी ए क्या बच्चा आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर ए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर बी। और बी क्या है? ज़ीरो है तो वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू भी कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा 1/आर ए माइनस 1/में आर बी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर बी माइनस आर ए अपॉन में आर ए इंटू आर बी। तो ये तो आगे बच्चा आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर। अब अगर हम बात करें बच्चे, क्योंकि हम जानते हैं C बराबर होता है Q अपॉन में V, और यहाँ V जो होगा बच्चे वो होगा VA माइनस VB। अगर बच्चे मैं वैल्यू पुट कर दूँ VA माइनस VB, जो भी बच्चे आपकी पोटेंशियल डिफरेंस आया है, ठीक है अच्छे, उसकी अगर वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ वैल्यू पुट कर दो इसकी पूरी की, तो रहेगा Q आर बी माइनस आर ए, ये ऊपर से जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए इंटू आर बी। क्यू से क्यू क्या होगा, कैंसिल हो गया बच्चा आपका, तो आपके पास आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए इंटू आर बी डिवाइड बाय आर ई माइनस आर ए। तो ये आपका आ गया बच्चे कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो बच्चे स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होता है वो हमने फाइंड कर लिया, जिसमें बच्चे आर ए क्या है, रेडियस ऑफ इनर स्फीयर, रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर, और 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू तो आप जानते हो क्या होती है बच्चे, पुट कर देना बच्चा, आपका कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर आ जाएगा। ओके, तो बच्चे अब आगे बात करते हैं। अब देखते हैं बच्चे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बच्चे बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की। जितने भी बच्चे आगे हम बात करेंगे कैपेसिटर्स की, जिसमें हम बच्चे एनर्जी की स्टोर की बात करें या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करें, तो उसमें बच्चे अगर हम बात करें वो बेसिकली हमारा सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए होगा। चलिए आगे बात करते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कैसे होता है। तो बच्चे अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कैपेसिटर इन सीरीज़। देखो बच्चे मेरे पास 4 कैपेसिटर हैं, इन तीनों को मैंने बच्चे सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। आप जानते हो जब सीरीज़ में हम कनेक्ट करते हैं तो उसके एंड टू एंड को हम कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए मैंने इस वाली प्लेट को दिया प्लस क्यू, तो अंदर वाली क्या रहेगी माइनस, और बाहर क्या रहेगा पॉजिटिव। इस पॉजिटिव की वजह से बच्चे ये वाली प्लेट क्या रहेगी पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव रहेगी तो बच्चे इंडक्शन होगा, तो ये क्या रहेगा नेगेटिव, फिर इस तरफ क्या रहेगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इधर जाएगा, फिर पॉजिटिव से बच्चे ये वाली प्लेट क्या रहेगी नेगेटिव इंड्यूस जाएगी, सेम चलता रहेगा बच्चे। एंड में जाके जो यहाँ का पॉजिटिव होगा वो बच्चे मैंने अर्थ कर दिया। ओके, तो बच्चे यहाँ का पॉजिटिव मैंने हर एक प्लेट की एंड हर एक जो प्लेट है बच्चे आपकी राइट साइड में उसको मैंने अर्थ नहीं किया, एंड वाली प्लेट को मैंने अर्थ कर दिया। अगर मैं यहाँ पे अर्थिंग करता तो बच्चे यहाँ तक चार्ज जा ही नहीं पाता, ठीक है अच्छे, इसीलिए मैंने एंड वाली प्लेट को अर्थ किया है ताकि चार्ज पूरी जो कैपेसिटर्स है सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि चार्ज जो है बच्चे आपका जो यहाँ पे होगा वही इंड्यूस यहाँ होगा और वही ट्रांसफर यहाँ पे होगा, और जितना चार्ज यहाँ होगा वही चार्ज इंड्यूस यहाँ होगा। तो बच्चे अगर हम बात करें सीरीज़ की, कैपेसिटर जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उनमें जो चार्ज होता है बच्चे वो क्या होता है सबका सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या होगा डिफरेंट होगा। और मैंने सबकी कैपेसिटी जो है कैपेसिटेंस जो है वो C1 C2 C3 और C4 मान लिया। ओके, अब मान लीजिए मैं बात करूँगा अगर बच्चे पूरे के पूरे जो आपका सिस्टम है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कितना मान लिया V मान लिया, तो V बराबर किसके होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 होगा। अगर बात करूँ पूरे सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो पूरे सिस्टम को मैंने चार्ज कितना दिया Q, और मैंने कहा पूरे सिस्टम का जो टोटल कैपेसिटेंस है मैंने कहा CS है, क्या है CS है। तो बच्चे अगर हम बात करें हम जानते हैं कि Q बराबर होता है CV, Q बराबर क्या होता है CV होता है, और V बराबर क्या होता है बच्चा आपका V बराबर Q अपॉन में C होगा। अगर मैं यहाँ पे बच्चे V की वैल्यू रख दूँ, जो पूरे सर्किट की बात करें या पूरे सिस्टम की बात करें, उस पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, वो होगा टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस, और जो मैंने माना है CS। अब अगर बात करूँ मैं इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल की बात करूँ तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा बच्चा आपका Q अपॉन में C1, क्योंकि चार्ज क्या होगा सेम ही होगा, ये होगा Q अपॉन में C2, ये होगा Q अपॉन में C3, ये होगा Q अपॉन में C4। पूरी में से Q कॉमन निकाल लो, पूरी इक्वेशन में कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन में CS C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो ये आपका आ गया टोटल कैपेसिटी निकालने का तरीका, कि अगर आपके कैपेसिटर सीरीज़ में लगे होंगे तो टोटल जो कैपेसिटेंस आएगा वो बच्चे हम
इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये कुछ बच्चे आपको दिख रहा होगा कि जो रजिस्टर्स होते हैं, जब हम रजिस्टर्स को पैरेलल लगाते हैं तो उनका टोटल रजिस्टेंस आता है वो किस तरह निकालते हैं बच्चे, वो कुछ इस तरह ही निकालते हैं। तो यहाँ बच्चा आपका उल्टा है, ठीक है बच्चे, यहाँ पे आपका थोड़ा अपोजिट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पैरेलल लगाते हैं तो रेजिस्टेंस के सीरीज़ कनेक्शन जिस तरह से हम फाइंड करते हैं वो आपका पैरेलल कनेक्शन में फाइंड करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो सीरीज़ कनेक्शन में हम कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, रेजिस्टेंस का उल्टा हम बच्चे करते हैं, ठीक है बच्चे। चलो वो तो रजिस्टर है, उसको हम छोड़ो, हम यहाँ बात करते हैं कैपेसिटर्स की। तो कैपेसिटर्स अगर सीरीज़ में लगे होंगे बच्चे तो उनका टोटल कैपेसिटेंस निकालने का तरीका क्या बच्चा आपका ये है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे आपके कितने भी कैपेसिटर्स हो सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो जितने भी कैपेसिटर्स होंगे उनका रेसिप्रोकल का सम जो होगा वो बच्चे टोटल कैपेसिटी के रेसिप्रोकल के बराबर होगी। तो बच्चे यहाँ पे आपको समझ में आया कि अगर कैपेसिटर्स आपको सीरीज़ में लगे होंगे तो उसका टोटल कैपेसिटेंस क्या निकाल के वो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं अगर मेरे कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे होंगे तो टोटल कैपेसिटी पे कैसे फाइंड कर सकता हूँ। तो अब बात करते हैं बच्चे कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो बच्चे मैंने 3 कैपेसिटर लिए, इन तीनों को लगा दिया पैरेलल और मैंने चार्ज Q दिया। अब देखो बच्चे यहाँ से चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मान लीजिए यहाँ Q1 गया, यहाँ Q2 गया, Q3 गया। यहाँ सब में बच्चे आपका चार्ज सेम नहीं है, पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सबका सेम होगा, क्योंकि बच्चे पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है। और जितना पोटेंशियल पूरे सिस्टम का होगा उतना पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर का होगा। और मैंने इसी कैपेसिटी मान ली C1, C2 और C3, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो ये टोटल चार्ज है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा हर एक कैपेसिटेंस का जो चार्ज होगा उसके सम के बराबर होगा। जितना चार्ज आपका ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको अगर मैं प्लस कर दूं तो टोटल चार्ज के बराबर आ जाएगा। अब अगर हम बात करूं बच्चे कि आपका जो टोटल कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस है इस पूरे सिस्टम का, मैंने कहा CP है, क्या है CP, ठीक है बच्चे। और हम जानते हैं बच्चे आपका Q बराबर होता है CV के। अगर मैं टोटल चार्ज निकालूं तो वो किसके बराबर होगा, टोटल कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इंडिविजुअल चार्ज निकालूं तो वो किसके बराबर होगा, C1 इंटू V, C2 इंटू V, C3 इंटू V होगी। सबका पोटेंशियल क्या है सेम है, V कॉमन आ जाएगा तो टोटल कैपेसिटेंस क्या आएगा C1, C2, C3 का अलजेब्रिक सम। ये आपका किसकी तरह दिख रहा है बच्चे, ये जब रजिस्टर्स को हम सीरीज़ में लगाते हैं उसकी तरह दिख रहा है बच्चे, है ना। तो जब कैपेसिटर्स हमारे पैरेलल लगे होंगे बच्चे तो उनका टोटल कैपेसिटेंस क्या निकालेंगे बच्चे, उनको इंडिविजुअल क्या कर देंगे बच्चे, अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो हमारा टोटल कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटी आ जाएगी। तो बच्चे ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जिसमें बच्चे हमने 2 तरीके से अपने कैपेसिटर्स को कंबाइन किया, सीरीज़ में और पैरेलल में। अब हम बात करते हैं बच्चे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर्स, ओके। तो बच्चे अब हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर और कंडेंसर, ठीक है बच्चे। तो मान लीजिए आपके पास 2 प्लेट हैं, प्लेट 1 प्लेट 2, कंडक्टिंग प्लेट है प्लेट 1 और प्लेट 2। और हम जानते हैं कि कैपेसिटर के अंदर हम बच्चे इसको चार्ज देते हैं Q प्लस Q, तो इंड्यूस हो जाता है इसके अंदर माइनस Q, ठीक है बच्चे। अब अगर मुझे एनर्जी निकालनी है तो स्टार्टिंग में मैंने मान लिया कि ये दोनों जो आपके प्लेट्स हैं ये क्या है, अनचार्ज है। और मैं प्लेट 2 से प्लेट 1 की तरफ बच्चे चार्ज को क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। मान लीजिए वो चार्ज जो है वो आपका कितना है, DQ चार्ज है। स्मॉल अमाउंट ऑफ DQ चार्ज में बच्चे मैं प्लेट 1 को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मतलब चार्जिंग कर रहा हूँ। प्लेट 1 को मैं DQ अमाउंट क्या कर रहा हूँ बच्चे, चार्ज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। स्मॉल अमाउंट में मैं इस प्लेट को धीरे धीरे बच्चे चार्ज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और जब तक ट्रांसफ़र करूँगा इस प्लेट को चार्ज, जब तक बच्चे इसका चार्ज क्या हो रहा है टोटल प्लस Q ना हो जाए। और जैसे ही ये प्लस Q हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका माइनस Q हो जाएगा बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है जो भी है। अब हम आगे बात करते हैं बच्चे। अब हम जब इसको चार्ज ट्रांसफ़र करेंगे तो बच्चे यहाँ पे हम एक वर्क डन करेंगे, क्या करेंगे बच्चे, वर्क डन करेंगे। बच्चे ऑब्वियसली बात है, चार्ज को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या करेंगे, हम वर्क डन करेंगे। और बच्चे मान लीजिए एक इंटरमीडिएट स्टेज है, मान लीजिए आपने स्टार्टिंग से चार्ज को इसको प्लेट को चार्ज करना स्टार्ट किया, ठीक है, चार्जिंग स्टार्ट करी। तो स्टार्टिंग में चार्ज 0 था, आप इसको चार्ज कर रहे हो और स्मॉल अमाउंट DQ इसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, हर एक पॉइंट टाइम इंटरवल में इसको चार्ज जो है ट्रांसफ़र कर रहे हो। मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में या एक पर्टिकुलर टाइम पे इसका जो चार्ज है बच्चे कितना हो गया, मान लीजिए प्लस Q हो गया, ठीक है। मैंने मान लिया
कि एट अ पर्टिकुलर टाइम, या मैं कह सकता हूँ इसको इंटरमीडिएट स्टेज पे मैंने मान लिया कि जो चार्ज है ऑन कंडक्टर 1 वो कितना है, मान लीजिए प्लस क्यू है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए चार्ज ऑन कंडक्टर 2 क्या होगा, माइनस क्यू होगा, ऑब्वियस बात है। जब कंडक्टर 1 पे प्लस क्यू है तो इस पर क्या होगा, माइनस क्यू होगा। ओके, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा बच्चे, वो होगा बच्चे आपका क्यू अपॉन में सी के, क्योंकि हम जानते हैं वी बराबर होता है क्यू अपॉन में सी। तो इन दोनों के बीच में उस टाइम पे बच्चे या इंटरमीडिएट स्टेज पे जो बच्चे इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, क्यू अपॉन में सी होगा। ओके, अब अगर मैं बात करूँ बच्चे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालूँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालूँ। नाउ अगर मैं बात करूँ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की, तो वर्क डन जो होता है वो क्या होता है बच्चा आपका, बड़ा वर्क डन बराबर होता है v इंटू डी क्यू। और v कितना है बच्चा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है बच्चा आपका, वो है q अपॉन में c, q अपॉन में c, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है टोटल वर्क डन कितना किया हमने, मतलब ऑब्वियस ही बात है, मैं जब चार्ज को आपका ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मैंने वर्क डन किया। अब मैं निकाल लूँगा कितना मैंने वर्क डन किया, और जितना मैंने वर्क डन किया होगा टोटल स्टार्टिंग से लेके एंड तक। स्टार्टिंग में चार्ज कितना था, 0 था, एंड में चार्ज कितना हो गया, प्लस क्यू हो गया। तो 0 से लेके प्लस क्यू तक चार्ज को ट्रांसफ़र करने में जितना मैंने बच्चे वर्क डन किया वही बच्चे एनर्जी की तरह उसमें स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। डी क्यू है तो चार्ज जो होगा बच्चे वो मेरा स्टार्ट होगा 0 से और कहाँ तक जाएगा बच्चे आपका, क्यू तक जाएगा। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो टोटल वर्क डन आ जाएगा जो मैंने इसको चार्ज को इसमें ट्रांसफ़र करने में लगाया, और जो मैंने वर्क डन किया होगा वही बच्चे इसमें क्या होगा, एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा। तो चलो बच्चे इसको हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। हाँ, तो बच्चे डी क्यू हमारा क्यू से लेके क्यू तक हमने इसको इंटीग्रेट करना है, क्यू अपॉन में सी बाहर आ जाएगा बच्चा आपका, सॉरी क्यू तो नहीं आएगा क्योंकि वेरिएबल है ये आपका। अब इस चीज़ का इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 0 से क्यू तक, और ये 1 अपॉन सी बाहर, ये 2 भी बाहर ले लो बच्चे, 1 अपॉन 2 सी हो गया ये। और बच्चे क्यू डालेंगे बाहर, इसके अंदर क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा क्यू स्क्वायर, और 0 रखेंगे तो 0। तो आपका जो वर्क डन आया वो आया हाफ सी क्यू स्क्वायर। तो कितना वर्क डन आया बच्चा आपका, 1 अपॉन 2 सी क्यू स्क्वायर। तो बच्चे ये जो वर्क डन है यही वर्क डन बच्चे आपका उस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा। तो बच्चे यही बच्चे आपका वर्क डन क्या होगा, एनर्जी की तरह उसमें स्टोर हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है 1 अपॉन में क्यू स्क्वायर अपॉन में सी। अब हम जानते हैं क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है, सी वी होता है। अब क्यू की इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्यू की इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, एक सी से एक सी कट जाएगा, तो आपका आएगा हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। तो एक फार्मूला ये हो गया। अगर बच्चे मैं बात करूं, हम जानते हैं कि सी वी बराबर होता है क्यू के, तो बच्चे आपका आंसर आया क्यू बराबर सी वी की वैल्यू पुट करी बच्चे, तो आपका आंसर आया हाफ सी वी स्क्वायर। अगर बच्चे मैं यहाँ पे मेरा क्या था, हाफ क्यू स्क्वायर सी था। अब बच्चे अगर मैं यहाँ पे देखो मेरा क्यू और सी की वैल्यू, क्यू और सी के फॉर्म में मेरा एनर्जी आ गया, क्यू और सी की फॉर्म में आ गया, सी और वी की फॉर्म में आ गया, पर मेरा क्यू और वी की फॉर्म में नहीं आया। अगर मैं क्यू और वी की फॉर्म में अपना आंसर निकालना चाहूँ तो बच्चे मुझे क्या करना पड़ेगा, सी की वैल्यू पुट करनी होगी, और हम जानते हैं सी बराबर होता है बच्चे क्यू अपॉन में वी, क्यू नीचे वी ऊपर, तो क्यू से क्यू कट गया तो आ गया बच्चे हाफ क्यू वी। तो बच्चे हमारे ये 3 फॉर्मूला बन गए। तो एनर्जी बराबर होगा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन में सी, या फिर हाफ क्यू वी स्क्वायर, या फिर होगा हाफ क्यू वी।
ये बच्चा आपकी एनर्जी होगी जो आपकी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगी। ओके, तो अब हम बात करेंगे बच्चे एनर्जी डेंसिटी की, कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो बच्चे अगर हम बात करें एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो एनर्जी डेंसिटी को बच्चे हम यू से डिफाइन करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडेंसर, मतलब कि टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल एनर्जी मान लीजिए यू और वॉल्यूम क्या बच्चे इसका वी है, ठीक है। टोटल एनर्जी बच्चे अभी हमने देखा था वो होता है बच्चा हाफ सी वी स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम की बात करो तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन। मान लीजिए ये आपकी प्लेट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है डी है, तो प्लेट का एरिया जो है वो ए है। तो बच्चे अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो क्या आएगा आंसर, एरिया इंटू डिस्टेंस, तो बच्चे आएगा ए इंटू डी, ठीक है। अब हम जानते हैं सी बराबर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, और हम जानते हैं वी बराबर क्या होता है ई इंटू डी। तो बच्चे यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, हमें सी की क्या रखनी है बच्चे, यहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो रख दी मैंने वैल्यू बच्चे हाफ, सी क्या रखी वैल्यू मैंने एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। ओके, अब अगर मैं बात करूँ वी की, तो वी की वैल्यू क्या बच्चा आपकी, वी है ई इंटू डी का होल स्क्वायर, और नीचे बच्चा आपका ए डी। अब बच्चे अगर बात करें इसको सॉल्व करें तो u बराबर आएगा हाफ ई नॉट ए डी ई स्क्वायर डी स्क्वायर ए डी। देखो डी 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 स्क्वायर कट गया, ए से ये कैंसिल हो गया, तो u आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो दिस इज़ द एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो ये हो गया बच्चा आपका एनर्जी डेंसिटी और उसकी डेफिनेशन, उसका डेरिवेशन, उसका फार्मूला, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बच्चे कि अगर मैं अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कोई कंडक्टर रख दूं, कोई कंडक्टर रख दूं या कंडक्टिंग स्लैब रख दूं, तो उसकी कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दूं तो उसकी कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आइए फटाफट से उसको भी देख लेते हैं। देखो बच्चे फटाफट से देख लेते हैं इसको भी। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब, बट ये कैपेसिटर है, ठीक है। इसमें मैंने बच्चे एक कंडक्टिंग स्लैब रख दिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कंडक्टिंग स्लैब को जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, ये बच्चे दो प्लेट्स हैं जो चार्ज प्लेट है, क्योंकि ये आपका क्या है, आपका कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर के अंदर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कंडक्टिंग स्लैब पर रखूँगा, तो बच्चे इस कंडक्टिंग स्लैब के अंदर बच्चे आपकी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आपके मूव होने लगेंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस सरफेस पर आएंगे, और जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है अच्छे। और जब तक आते रहेंगे जब तक कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है बच्चा आपकी जीरो हो जाए, इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है अच्छे। तो फटाफट से बच्चे हम देखते हैं कि इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। मैंने कहा कंडक्टिंग स्लैब की जो आपकी ब्रेथ है वो क्या है, डी है, और जो मेरी बच्चे कैपेसिटर है उस कैपेसिटर की जो ब्रेथ है वो क्या है, मान लीजिए बच्चे डी है, ठीक है। अगर बात करूँ मैं इस कंडक्टिंग स्लैब की, अगर ये कंडक्टिंग स्लैब नहीं होती तो इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, ई नॉट ए अपॉन में डी, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर रख दिया एक कंडक्टिंग स्लैब, तो बच्चे कंडक्टिंग स्लैब से होगा क्या, जो इसका वी होगा वो हम पहले फाइंड करते हैं, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड करते हैं। हम जानते हैं वो होता है ई इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जीरो है, तो इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसीलिए बच्चे हम जो आपका इफेक्टिव डिस्टेंस लेंगे वो डी माइनस टी लेंगे, डी माइनस टी लेंगे, और ई नॉट से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर की, ठीक है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर की या पैरेलल प्लेट्स के अंदर की वो होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका डी माइनस टी। हम जानते हैं जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, वो क्या होती है, वो होती है बच्चा आपकी क्यू अपॉन में ए, क्या होती है बच्चा आपकी क्यू अपॉन में ए, और एप्सिलॉन होता है ऐसे का ऐसे मैंने उतार दिया, कोई दिक्कत। और हम ये जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं सी बराबर होता है क्यू अपॉन में वी, सी बराबर क्या होता है बच्चा आपका क्यू अपॉन में वी होता है। तो बच्चे अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मैं वी की जगह लिख दूँ आपका क्यू अपॉन में सी, क्यू अपॉन में सी लिख दूँ तो क्या होगा, ये देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से वी की वैल्यू निकालता हूँ, वी बराबर होगा क्यू अपॉन में सी, वी बराबर क्यू अपॉन में ये आ रहा है और वी बराबर क्यू अपॉन में सी आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या आएगा बच्चा आपका, क्या आएगा क्यू अपॉन में सी
बराबर क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। कोई दिक्कत? अब बच्चे इसको रेस्पो कर दो तो सी बराबर आएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ओके, अब मैं यहाँ से डी बच्चे एक कॉमन ले लूँगा दोनों में से। मैंने क्या करा, यहाँ से डी कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 माइनस टी अपॉन में डी, ये आ गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चे, ये बराबर किसके होता है, ये आपका आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। ये क्या होता है बच्चे, ये होता है सी नॉट के बराबर। किसके होता है, सी नॉट। ये रहा बच्चा आपका है। तो बच्चे इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, सी नॉट। तो नीचे बचा 1 माइनस टी अपॉन में डी। तो सी बराबर आ गया सी नॉट अपॉन में 1 माइनस टी अपॉन में डी। यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि सी बराबर जो है वो सी नॉट से बड़ा है, क्योंकि बच्चे इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा बच्चे आपकी जो आएगी बच्चे वो आपकी आएगी हमेशा छोटी। ये वैल्यू जो आएगी हमेशा छोटी आएगी, जिसकी वजह से बच्चे ये आपका जो आएगा पूरा का पूरा वो बड़ा आएगा वैल्यू। ठीक है बच्चे, तो सी की वैल्यू जो होगी वो सी नॉट से हमेशा क्या आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी। सी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सी नॉट से बड़ी वैल्यू आएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी कंडक्टर को या किसी भी कंडक्टिंग स्लैब को किसी कैपेसिटर के अंदर रख दूंगा तो उसकी जो कैपेसिटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज और इंट्रोड्यूसिंग अ कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। तो बच्चे प्लेट्स के बीच में अगर मैं कोई कंडक्टिंग स्लैब रख दूंगा तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी तो क्या होगा कैपेसिटेंस के साथ, आइए देखते हैं। तो बच्चे अब बात करते हैं हम कैपेसिटेंस ऑफ पहले प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब मैंने रख दी डाइलेक्ट्रिक स्लैब। बच्चे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से क्या होगा कि बच्चे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैपेसिटर के अंदर की वो डिक्रीज आएगी। देखो बच्चे यहाँ पे अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर की जो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जो कंडक्टर था वो आपकी जो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो जीरो हो गई थी, तो उसको हमने कंसिडर नहीं किया। पर यहाँ बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, क्योंकि हमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर कि जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, पर कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो अंदर की जीरो हो जाती है। वो हमने अच्छे से स्टडी किया था जब हमें पोलराइजेशन को पढ़ा था। तो बच्चे वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करना है। तो डाइलेक्ट्रिक के केस में बच्चे अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, पर ये बात ज़रूर है कि वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिक्रीज़ करने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर है, ठीक है अच्छे, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, इसके अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, ठीक है अच्छे, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। इसकी जो ब्रीथ है वो मान लीजिए टी है और इसकी ब्रीथ जो मान लीजिए वर्क डी है, ठीक है अच्छे। इसके बिना जो कैपेसिटी है वो कितनी है, सी नॉट बराबर है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, ये पहला प्लेट की कैपेसिटी है। अब जब मैंने इसको बच्चे रखा डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, तो हुआ क्या कि अंदर भी बच्चे इसके एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई है बच्चे, प्रोड्यूस हुई। हम जानते हैं जैसे ही इसको हम रखेंगे तो बच्चे यहाँ बच्चे आपका रहेगा नेगेटिव, यहाँ रहेगा पॉजिटिव, जिसकी वजह से बच्चे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जनरेट हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे आपकी जीरो नहीं होती है, ठीक है अच्छे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है। पर अगर हम बात करूँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो माने कितनी मान ली, ई मान ली। जो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, ई मान ली। बच्चे थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बच्चे आपको मेरे जो पिछली क्लास के जो कॉन्सेप्ट है इसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की बात की थी, जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस वीडियो को जरूर देखना बच्चे, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे कितनी है, ई है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बच्चे वो हो जाएगी ई नोट माइनस ई पी। क्यों हो जाएगी, देखो बच्चे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जो आपकी कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, या कह सकते हैं हम जो आपकी पैरेलल प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड। और जो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है वो है बच्चे आपकी अपवर्ड। तो बच्चे ये आपकी ई नोट डाउनवर्ड है और ये जो आपकी ई पी है जो अंदर इंड्यूस हुई है वो मान लीजिए कितनी है बच्चे आपकी ई पी है, वो आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चे वो क्या होगी, ई नोट माइनस ई पी। तो ई नोट माइनस ई पी जो होगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो इसके अंदर होगी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। क्यों नीचे की तरफ होगी, क्योंकि ई नोट जो है वो ई पी से ज़्यादा है, ठीक है बच्चे। तो इस एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बच्चे वो ई होगी, जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। कहने का मतलब ये है कि इतने एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आई, इसको मैं पूरा एक्सटेंड कर दूँ
तो इतने एरिया की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे वो हो जाएगी ई। और पहले कितनी थी ई नोड, अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई नोड है, पर इसको रखने से क्या हो गया ई हो गया, जिसकी वैल्यू क्या है ई नोड माइनस ई पी। तो बच्चे अगर बात करूँ इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा ई नोड इंटू डी माइनस टी, जो बच्चे हम बात कर रहे हैं इन दोनों प्लेट्स की वजह से, प्लस ई इंटू टी। ई जो है बच्चे इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है और टी बच्चे इसकी वृत्त है, ठीक है। जो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमने यहाँ लिख दिया, दोनों को प्लस कर दिया। पर हम जानते हैं ई नोड अपॉन में ई बराबर होता है के के, तो के बराबर क्या होगा बच्चा आपका, के बराबर होगा बच्चा आपका सॉरी ई नोड अपॉन में ई बराबर होता है के, तो बच्चे ई की वैल्यू क्या होगी ई नोड अपॉन में के होगी। अब बच्चे ई की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ई की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ई की वैल्यू होगी ई नोड अपॉन में के टी, ये आ गया। तो आपका v बराबर आ गया ई नोड इंटू डी माइनस टी प्लस ई नोड अपॉन के इंटू टी। अब बच्चे हम ई नोड इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा बच्चा आपका डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में, कोई दिक्कत। बट हम ये जानते हैं कि ई नोड बराबर होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोड और सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नोड। तो ई नोड की वैल्यू जो होगी वो ये आ गई, तो इसको बच्चे मैं इससे पुट कर देता हूँ। तो v बराबर आएगा a अपॉन में a एप्सिलॉन नोड डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में, ये आ गया। अब बच्चे अगर हम बात करें c की, हम जानते हैं c बराबर होता है c बराबर होता है q अपॉन में v के। अब बच्चे हम क्या करेंगे यहाँ पे q, यहाँ से बच्चे v की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो v की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो c बराबर q, v क्या बचा आपका q a एप्सिलॉन नोड, तो बच्चे q बराबर क्या है सॉरी एप्सिलॉन नोड ऊपर जाएगा a एप्सिलॉन नोड और ये नीचे आएगा d t प्लस टी अपॉन में k। तो बच्चे v की वैल्यू यहाँ पुट करी तो q, ठीक है अच्छे q ये रहा और a एप्सिलॉन ऊपर पहुँच जाएगा और ये आपका नीचे आएगा, ठीक है अच्छे। q से q कैंसिल हो गया, तो c बराबर आ गया बच्चा आपका a एप्सिलॉन नोड, ठीक है अच्छे। और इस पूरी में से बच्चे मैं क्या करूँगा, चलो वो बाद में देखेंगे, ठीक है अच्छे। पहले मैं उसका लिख दूँ d माइनस टी प्लस टी अपॉन में k, ये आ गया, ठीक है अच्छे। अब बच्चे इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लूँ फटाफट से, हाँ तो यहाँ तक मेरा आ गया, ठीक है अच्छे। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम क्या करेंगे इसको कुछ इस तरह लिख लेंगे d, इन दोनों में से बच्चे t कॉमन ले लूँगा माइनस टी, तो प्लस वन माइनस वन अपॉन में ये आ गया, ठीक है अच्छे। अब अगर हम बात करें बच्चे आपकी, तो यहाँ पे आपको जो आपकी इसकी वैल्यू है इसकी, ये है आपका एप्सिलॉन नोड ए डी माइनस टी और एक आपका है वन अपॉन के। यहाँ पे आपका जो c होगा वो भी बच्चा आपका c नोड से बड़ा ही होगा, क्योंकि ये भी बच्चे क्या होगा आपका c नोड ही होगा। यहाँ पे बस हमने t माइनस कर दिया, पर अगर बात करें यहाँ पे ये t नहीं होता तो ये क्या होता c नोड ही होता और ये आपका c है। तो अगर हम बात करें c की वैल्यू की, तो c की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे c नोड से बड़ी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें c की, ठीक है अच्छे, अगर हम बात करें C की, तो बच्चे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने से भी आपकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बच्चे कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करो या बच्चे आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करो, दोनों केस में बच्चे आपकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बच्चे तो ये चैप्टर बच्चे हमारा ख़त्म हुआ और बच्चे हमारे 2 चैप्टर आज फिनिश हो गए। और बच्चे कल से बच्चे आपकी हॉलीडेज़ जो हैं समर हॉलीडेज़ है वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। और बच्चे कल से आपको हॉलीडे होमवर्क मिलेगा और बच्चे उसमें आपका एक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो बच्चे उन क्वेश्चंस को भी करना और इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट पे ध्यान से करना। ओके बच्चे, वो आपका जो प्रैक्टिकल होगा 12th का, उसमें बच्चे आपका जो एक्सटर्नल होगा वो आपका बच्चे उससे क्वेश्चंस पूछता है। तो बच्चे जो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है वो अच्छे से बनाना, अच्छे से फाइल बनाना और उसको अच्छे से स्टडी करना। मैं साफ बोलूँगा उसको अच्छे से स्टडी करना होगी, उस पर क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिकल में, तो बच्चे उसी के ऊपर आपके मार्क्स भी लगते हैं। तो बच्चे अब बच्चे आपको सारे क्वेश्चंस भी करने हैं जो आपके हॉलीडे होमवर्क में हैं। बाकी बच्चे अब मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।